नमस्कार, स्वदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश विशेष में आज हम मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांता अध्यक्ष हैं आमोद कुमार सक्सेना। उनसे हम आपको मिलवाएंगे भी और उनसे हम पेंशनर्स की जो मुख्य रूप से समस्याएं हैं, पेंशनर्स लंबे समय से जिन परेशानियों को फेस कर रहा है, उस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी जिनकी होती है, एक लंबा समय, आधा जीवन उनका उस पूरी सर्विस सेक्टर में निकल जाता है। उसके बाद पेंशन की जब बात आती है तो पेंशन को लेकर भी यदि वो एक पूरी सेवानिवृत्त होने के बाद भी यदि परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आने से एक और फ़ायदा होता है कि चीज़ें जब जिम्मेदारों तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण जल्दी होता है। तो आज उन्हीं सब तमाम समस्याओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। हम स्वागत करेंगे, आपको मिलवाएंगे आमोद कुमार सक्सेना जी से। आमोद जी, बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज़ आने के लिए। और क्योंकि पेंशनर्स की एक बात होती है और जब जब उनका जिक्र होता है तो पेंशन जिनको मिलती है, मतलब कहते हैं एक लंबा समय सर्विस सेक्टर में देने के बाद आप उस जगह पे पहुंचते हैं और फिर भी यदि समस्याओं को फेस कर रहे हैं तो किस किस तरह की समस्याएं हैं और ये स्थिति क्यों आती है? एक्चुअल क्या है कि जब से हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है, दो राज्य विभाजन के बाद बने, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तब से हम लोगों के पेंशनर के सामने महंगाई राहत को लेकर सबसे अहम मुद्दा रहा है कि हमें समय से कभी महंगाई राहत नहीं दी गई। केंद्र सरकार जिस स्थिति से अपने कर्मचारियों पेंशनर को देता है, उस स्थिति से हमको अभी तक नसीब नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग आर्थिक स्थिति हम लोगों की निश्चित रूप से कमज़ोर होती है। दूसरा क्या है कि डीआर जो देने का कारण है, चाहे केंद्र सरकार दे या केंद्र सरकार के अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, एक अखिल भारतीय नीति केंद्र सरकार ने बनाई है कि राष्ट्रीय स्तर का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, जिसके आधार पे हम महंगाई या मुद्रास्फीति को नापते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ी है, उसके आधार पे हम पेंशनर्स को और केंद्रीय कर्मचारी जो भी सरकार देती है, उसके जो वास्तविक वेतन या वास्तविक पेंशन के मूल्य में जो कमी आई है, उसकी पूर्ति महंगाई भत्ते, महंगाई राहत से की जाती है। मध्य प्रदेश में हम लोगों की जो वास्तविक पेंशन है उसमें गिरावट तो लगातार हो रही है, किंतु उसकी पूर्ति राज्य शासन द्वारा समय पर नहीं करने के कारण हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं और काफ़ी हम लोगों में आक्रोश भी है कि भाई गवर्नमेंट समानता का व्यवहार करे हम लोगों के साथ। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 2000 में, तो जो अधिनियम बना उसमें 1 नवंबर 2000 से पहले के जितने भी पेंशनरी दायित्व थे उनका निर्धारण किया गया पॉपुलेशन के आधार पे। तो 73.62% मध्य प्रदेश के हिस्से में आया पेंशनरी दायित्व और 36.32 छत्तीसगढ़ के उसमें गया, 26.32। तो अब इसका जब निर्धारण हो चुका, उसमें हमारा फर्नीचर भी गया उस रेशो में, उस रेशो में हमारे एम्प्लॉयज भी बटे हैं, उस रेशो में हमारे जो वित्तीय दायित्व थे वो भी बटे हैं, चाहे हमारे रिकवरी के दायित्व हों या हमारे पेमेंट के दायित्व हों। उसमें जब हमारा 1 नवंबर 2000 से पहले अधिनियम के अनुसार जब दायित्वों का निर्धारण हो गया तो उस समय हमारे महंगाई राहत का उसमें कोई विभाजन नहीं किया गया, सिर्फ पेंशन का विभाजन किया गया पॉपुलेशन के रेशो में। अब हमारी समस्या ये है कि जब उसमें विभाजन नहीं हुआ, और विभाजन हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आप कैसे कह सकते हैं 1 नवंबर से 2000 के बाद कितना महंगाई राहत डिक्लेयर होगा, अकल्पनीय है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो जब उसका बंटवारा ही नहीं हुआ महंगाई राहत का, तो इसमें कोई प्रतिबंधित नहीं था कि आप सहमति दे के दें। अब शासन अपनी नीति बना ले खुद की अधिनियम से बाहर, तो उसके लिए हम लोग मजबूर है कि शासन के अगेंस्ट तो हम जा नहीं सकते और ना हम लोगों में ताकत है, क्योंकि हम सब अधिक आयु के हैं, सीनियर सिटीजन वर्ग में हैं। तो अब ऐसी स्थिति में हम सरकार से निवेदन अनुरोध कर सकते हैं कि सरकार हम लोगों की इस समस्या को विशेष रूप से ध्यान दे कि जब एक नेशनल पॉलिसी, अखिल भारतीय पॉलिसी जब बनी है 1 जुलाई और 1 जनवरी से महंगाई राहत या महंगाई भत्ता देने की, तो हमें अक्टूबर सितंबर का ये महीना डिसाइड करने का अधिकार शासन को नहीं है। राष्ट्रीय नीति के खिलाफ आप कैसे जा रहे हैं? आपको कैसे पता कि हमारे ऊपर 6 महीने बाद महंगाई का असर हुआ है? हमारे ऊपर जनवरी से जब कोई चीज़ का महंगाई का असर हुआ है, हमारा पेंशन का मूल्य कम हो गया,
उसका आकलन आपने अक्टूबर से कैसे लगाया? ये बड़ी विडंबना है सरकार के में बैठे अधिकारियों की कि वो सरकार को भी गुमराह करते हैं, और इस कारण से हम लोगों का जो है वास्तविक या संवैधानिक अधिकार है या समानता का अधिकार, उससे हम लोग निरंतर वंचित होते आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एसोसिएशन की तरफ से, हमारा मुख्य उद्देश्य हमारा जो एसोसिएशन का है वो पेंशनर्स का वेलफेयर करने का है, ना कि उनके अगेंस्ट कोई जो भी निर्णय होते हैं उसका हम तो विरोध करेंगे, वो करते रहेंगे। शासन को हमारी ओर, सीनियर सिटीजन की ओर, हम लोगों का 35 से 40 वर्ष का कार्यकाल शासकीय सेवा में जाता है। जीवन का आधे से अधिक भाग हम अपने सरकार की सेवा में, देश प्रदेश के विकास में लगाते हैं, और हम रिटायरमेंट के बाद हमारा जो बाकी का जीवन है, यदि वो कष्टमय रहेगा या हम सुरक्षित नहीं है बाकी का जीवन, तो ये सरकार की दायित्व है कि इसे अपने कम से कम हमारे संवैधानिक अधिकारों का रक्षा करें। दूसरा ये है कि जो भी हम कोई आपसे अलग से नहीं मांग रहे हैं, केंद्र सरकार जो दे रही है उसके अनुरूप हम मांग रहे हैं आपसे। अब हमें प्रदेश में जो है कई चीज़ें, जैसे अब चिकित्सा या मेडिकल से रिलेटेड निःशुल्क सेवा उपलब्ध नहीं है, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हमारे पेंशन में से हम खर्च करेंगे। आपको बताएं, हमने शासन को लिखा भी था, कोरोना काल में कई पेंशनर्स परिवार को मानवीय क्षति हुई है पर्याप्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में। सरकार को लिखा है, भाई ध्यान दीजिए, आखिर हम आपके अंग रहे हैं, सरकारी अंग रहे हैं, सरकारी सेवक रहे हैं, तो सरकार को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक बात आप ही की बात से निकल कर आई, पेंशन को लेकर सरकार करती तो है काम, लेकिन फिर भी उसका असल में जो फ़ायदा मिलना चाहिए पेंशनर्स को वो नहीं मिलता। आप ही की बात से एक बात निकल के आई कि एक लंबी सेवा देने के बाद यदि हमें एक समय पे उसका फ़ायदा नहीं है, तो हमारे ऐसे काम का, इतना लंबा समय निकालने का उस सर्विस सेक्टर में किस काम का। अभी हाल ही में हमने बहुत सारी स्कीम्स देखी पेंशन को लेके, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपने देखा, एक तो ओपीएस को लेके बहुत पहले से, जो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में थी, जिसको लेके काफ़ी विरोध भी हुआ, फिर उसको बंद किया गया, फिर एनपीएस हुआ, फिर यूपीएस हुआ। तो ये जो बदलाव हैं, सरकार कहती है कि हम ये सारे बदलाव करते हैं कर्मचारियों की अच्छाई के लिए, पेंशनर्स के अच्छे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध है। बहुत सारी, ये जब से ओपीएस दोबारा से नहीं एक्सेप्ट हुआ, तब से एनपीएस और यूपीएस के बाद बहुत लोग परेशान हुए। ये जो बदलाव हुए, इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है, सरकार ने एनपीएस लाए, यूपीएस लाए, मगर एक चीज़ आपने देखा होगा कि सरकार ने ओपीएस में क्या खामी है, किसका क्या सुधार किया, उसका आज तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी। अब ये देखिए कि 70 साल से 80 साल से ऊपर ओपीएस हमारे देश में लागू है, और आज तक किसी पेंशनर ने ओपीएस का विरोध किया हो या उसमें कोई खामी बताई हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है ये चीज़। एनपीएस लाए, उसका विरोध हुआ, यूपीएस लाए, उसका। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, इसकी सेवा काल है, जो भी गणना आप करते हैं, जैसे क्वालिफाइंग सर्विस हम लोगों की 33 ईयर्स के हिसाब से ही आप पेमेंट करते हैं, चाहे ग्रेजुएटी हो चाहे लिविंग इंक्रीमेंट हो। सबसे ज़्यादा परिलक्षित हो रहा नुकसान, एक तो क्या है कि रिटायरमेंट के बाद हमारी लाइफ की जीविकोपार्जन की कोई गारंटी नहीं है। हमें लमसम मिलता है वो एनपीएस में, किंतु वो हमारे खर्चों में, कई बीमारी में, कई किसी में खर्च हो जाता है, वो बचता नहीं है। अभी पेंशन में जो ओपीएस में है, उसको ओपीएस में जो हमें पेंशन, ये एक निश्चिंतता रहती है कि हम इतनी राशि हमें जीविकोयापन के लिए, जीवोपार्जन के लिए मिलेगी, किंतु एनपीएस में ये गारंटी नहीं है। यूपीएस में भी लाए कि भाई 10 साल की सर्विस होगी। आप ये बताइए कि ओपीएस में क्या खामी है, और पूरे देश में समय ये मांग चल रही है कि सिर्फ ओपीएस ही लागू करें, एनपीएस से सबको नुकसान होना है या नुकसान हो रहा है या नुकसान होगा, फ़ायदे की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में हम लोगों का लाइफ स्टाइल एस्टेब्लिश है। अभी जैसे कोरोना भी आया तो ये नहीं था हमें चिंता कि भाई इसमें हम कैसे खर्चा चलाएंगे, हमें ओपीएस में पेंशन मिलती रही बाकायदा, और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से, उसमें जो भी हमारा जिस कैडर से हम रिटायर्ड होते हैं उस हिसाब से हमको पेंशन मिलती है। सबकी पेंशन समान नहीं होती है उसमें, मगर ये हम लोगों को, सरकार को सोचना चाहिए कि ओपीएस में ये बताए कि खामी क्या थी, कौन सी खामी थी जिसकी वजह से आप एनपीएस लाए, और एनपीएस में कौन सी खामी है या कमियाँ हैं कि आप ओपीएस लागू करो। ये वाद विवाद ख़त्म हो जाएगा, अपने आप पूरे देश में ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है एनपीएस और यूपीएस का, और सारे पेंशनर जो है समर्थक है। अभी जैसे आप 8वां पे कमीशन ला रहे हैं, तो उसमें भी अभी इसका विरोध शुरू हो गया है। इसके लिए मैं अलग से आपको समय दूंगा,
अभी मैं शासन को उसमें लेटर लिख रहा हूँ कि वह इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करें। यदि आप पेंशनर्स के प्रति निष्पक्षता रखते हैं या उनका कल्याण चाहते हैं तो सरकार को सोचना है, क्योंकि पेंशनर यानी वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, और सीनियर सिटीजन का देश में इज्जत और सम्मान से ज़िंदगी जीने का हक है। तो उसके लिए आपका जो दायित्व है उसे पूरा करें। अच्छा, दो तीन बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण। एक तो आपने भी कही कि केंद्रीय तिथि से जो डीआर देने की बात हो रही थी, ये मुख्य मांग है कि ये इसको आप उसको उसी समय से इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी एक मेडिकल को लेकर भी है कि कैशलेस मेडिकल की जो बात हो रही है वो सुविधाएं भी कहीं ना कहीं पेंशनर्स को होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों पर काम क्यों नहीं हो पाता? इतना लंबे समय सर्विस भी दी है। जैसा मैंने बताया कि अभी कोरोना काल में भी हमारे कई पेंशनर परिवार पर्याप्त चिकित्सा के अभाव में जीवन अपना खोना पड़ा उन्हें। सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इतने साल हमने सेवा की है तो इतना तो आपका दायित्व है कि हम लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, और कई राज्यों में दी है, ऐसा नहीं है। आप बीमा पॉलिसी लाने वाले थे 2020 में, सब नीति निर्धारण हो गया था, हम लोग गए थे मीटिंग में, हमारे साथी गए थे, सारी चीज़ें कन्फर्म पक्की हो गई थी कि भाई एक निश्चित राशि के रूप में हम पेंशनर से प्राप्त करेंगे और उसमें एक हम निश्चित स्थायी बीमा योजना लाएंगे जिसमें मिनिमम 5 लाख का, अधिकतम 10 लाख का जो भी है। तो उसके बाद जैसे ही समय बीतता गया वो फाइल कहाँ है या उस पर क्या निर्णय हुआ किसी को पता नहीं। आज भी हम फिर मांग कर रहे हैं सरकार से कि कम से कम हमारा जो है डीआर भी नहीं दे रहे, चिकित्सा सुविधा भी नहीं दे रहे, तो पेंशनर कैसे जीवित रहेगा? आखिरकार आपसे क्या अपेक्षा है? आप ही के लिए तो हमने काम किया पूरे जीवन भर, आपके शासकीय कार्यों का निपटारा किया है, प्रदेश के देश के विकास में हम लोगों ने योगदान दिया है, हम लोगों की इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, राष्ट्रीय कार्य में लगती है, जनगणना में लगती है, बहुत से काम हम राष्ट्रीय स्तर के काम करते हैं, स्टेट के एम्प्लॉई भी। तो कम से कम सरकार का ये दायित्व होता है कि हमारे पेंशनरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मिले ताकि वो और उसकी पत्नी जीवन जो शेष जीवन है वो गरिमामय जिंदगी जी सके, चिंता मुक्त होकर रह सके। ये 6वें वेतनमान में वृद्धि की मांग कर रहे हैं लंबे समय से पेंशनर्स के लिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी मांग है। इसको लेकर क्यों कोई काम नहीं हो पा रहा? कहाँ परेशानी है? 6वें पे कमीशन में तो शासन ने, केंद्र सरकार ने उसमें लोगों के, जब एम्प्लॉयज़ ने विरोध किया तो उस संबंध में उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि भाई जिनका 2 जनवरी से 30 जून तक इंक्रीमेंट लगता था 2005 में 5वें पे कमीशन में, उनको एक इंक्रीमेंट दे के 1 जनवरी 6 को फिर हम 6वें पे कमीशन में वेतन निर्धारण उनका हो भी गया। सारे राज्यों ने कर दिया मध्य प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स था कि जो हमको 18 महीने नहीं, हमें 12 महीने बाद इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था। और जब केंद्र सरकार ने वेतनमान का जो था, वेतन आयोग का जो नियम 9 या 8 जो भी था, उसमें संशोधन कर दिया, तो आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, एक बात और है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सरकारी नौकरी पूरी हो जाती है, आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट होता है, तो आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। लेकिन पेंशन में भी इतनी समस्याएं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जैसा मुझे लगता है। एक मांग आप लोगों की और है कि यदि किसी पेंशन कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को कम से कम पेंशन दी जाए, ये भी एक मुख्य मांग में से है। लगता है आपको कि इस पर सरकार कोई एक्शन लेगी या उस पर काम किया जा सकता है? नहीं, सेवा काल में यदि हमारे किसी एम्प्लॉयज़ की डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो अभी अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर एक हमारे साथ सबसे बड़ा जो कहने चाहिए समस्या है कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसकी अविवाहित पुत्री जो उस पर डिपेंड थी, या विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री या परित्यक्ता पुत्री, केंद्र में 2000 से पहले से लागू है, ऐसी बच्चियों को आजीवन परिवार पेंशन देने का प्रावधान है। इस संबंध में हमारा काफ़ी पत्राचार गवर्नमेंट से हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले हमारी मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, वहाँ भी ये सहमति बनी कि 1 जनवरी से हम इसको अविवाहित और विधवा तलाकशुदा पुत्री पे ये हम परिवार पेंशन लागू करने पर निर्णय होगा, और हम शीघ्र ही उसको लागू करने जा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि कर्मचारियों को लेके, पेंशन कर्मियों को लेके अक्सर मैं जब चर्चाओं में होती हूँ अपने डिबेट्स में, तो मुझे एक बहुत अहम पहलू याद आया। 6th पे कमीशन लीजिए आप, 7th पे कमीशन लीजिए, तो 7वां वेतनमान की मैं बात करूँ, 8वां की बात हो ही रही है, अभी आ गया। लेकिन सब लोग ये कहते थे कि हमारा जो 6वां वेतनमान था उस समय की चीज़ों को ही आप पूरी तरीके से कर दें,
हम खुश हो जाएंगे। 7वें माह की भी एक मूल समस्या अभी तक बनी हुई है, जो 27 माह का एरियर जो मांग की जा रही है, तो ये भी नहीं मिल पा रहा और हम 8वें में पहुंच गए। तो ये जो कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसको कब पूरा करेगी सरकार? क्योंकि ये बड़ी मांगे हैं और इसको लेकर क्या आपको लगता है काम क्यों नहीं हो पाता? एक्चुअल क्या है कि 32 महीने का जो छठे पे कमीशन का हमारा एरिया से है, जो जनवरी 2006 से और अगस्त 2008 तक का, इसके बारे में गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन किया है, अर्थात संकल्प पारित किया है। उस सरकार अपने ही संकल्प को ना माने तो ये आश्चर्यजनक है। भाई आपने आपकी नोटशीट पे मंत्रिपरिषद का निर्णय हुआ, सब हुआ, मानते हैं आपने हमारे अब अगर आप उसमें विलंब करते हैं, आज जो छठा पे कमीशन था उसका वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में जारी हुआ, मिला हमें 1-1-6 से ही जो एम्प्लॉयज़ थे उनको, मगर पेंशनर को उसमें उन्होंने 1 सितंबर 2008 से दिया। तो इस तरह से हमारा जो बकाया 32 महीने का एरियर्स है वो हमारे पेंशनरों को नहीं मिलने से काफ़ी तकलीफ़ हुई है। समानता का अधिकार तो ये कहता है भाई आपने जब खुद वचन दिया है, संकल्प पारित किया, तो उसको पूरा करो ना। अब क्या होता है कि जब अवधि लंबी हो गई, अब बात नहीं, आप 1-1-6 से और आज 2025 19 साल हो गए, अब आप कहते हैं कि इसमें इतना भार आएगा, तो ये एक आश्चर्य की बात है। आप समय से पूरा करें उसको। हम लोगों का तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, सरकार का तो कोई लागत लगती नहीं है, किंतु हम निश्चित रूप से हम पेंशनर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम एक कोर्ट में जाने की हिम्मत, क्योंकि हम तो रिटायर्ड लोग हैं, हमारी तो अर्निंग वैसी कम है, तो हम लोग एक कोर्ट तक ही सीमित रह पाते हैं। कई लोग तो सामूहिक रूप से 2-4 करके कलेक्शन करके वकील की फीस कोर्ट का है, आज के समय में बहुत भारी पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जा नहीं पाते, मगर सरकार ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाती है और वो हमारा जो है निराकरण होता, हमारे पक्ष में जो निराकरण होता है उसका इम्प्लीमेंट में देरी होती है, जिससे हमें और मानसिक पीड़ा भी पहुंचती है, आर्थिक नुकसान भी होता है। गजट नोटिफिकेशन की जो आप बात कर रहे थे वो भी संज्ञान में बिल्कुल है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, फिर भी वो जो इम्प्लीमेंट होना है, जो लाभ पहुंचना है पेंशन कर्मियों को, वो नहीं पहुंचता। तो ये जो बीच की चेन है, क्या वहां गड़बड़ है? और यदि वहां गड़बड़ है तो इस पर कैसे इसका एक निदान हो सकता है? क्योंकि ये बात आप सच कह रहे हैं कि जो पेंशन कर्मी है वो एक कदम बढ़ा सकता है लड़ाई के लिए, लेकिन कितना लड़ेगा वो? उसने अपनी सर्विस पूरी करी है, उसको जो शासन की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शासन दे देगा तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसी कौन सी बड़ी डिमांड आ जाती है जिसकी वजह से इन सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है? तो ये जो बीच की चेन है वो क्या मुख्य वजह है, कैसे इसको हटाएं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक्चुअल क्या है, यहाँ पे सरकार कई बार तो सरकार अपनी ओर से प्रस्ताव लाने का निर्देश देती है कि पेंशनर के पक्ष में ये प्रस्ताव तैयार किया जाए। कई बार होता है ऐसा, प्रस्ताव भी तैयार होता है, कैबिनेट में भी पास होता है, अनुमोदन होता है, और जो अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य सरकार की कैबिनेट है वो हाई पावर कमेटी होती है, उससे बड़ा निर्णय कोई भी सरकार का नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंट भी करना जरूरी होता है। हमारे अधिकारियों में इच्छा शक्ति का अभाव है, उदासीनता है, और खासकर पेंशनर्स के प्रति। इतने निर्णय हो चुके, सरकार ने निर्णय लिए, कैबिनेट में लिए, मगर इनसे पूछा जाए कि ये क्यों इम्प्लीमेंट, अपने स्तर का मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं महंगाई भत्ते का। आप महंगाई भत्ते का जैसे ही केंद्र का डिक्लेयर होता है तो हमारे यहाँ के जो अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के अधिकारी हैं अपना प्रस्ताव बनाते हैं, अपना अनुमोदन करते हैं और ड्रा कर लेते हैं। हमारे लिए किताबें खंगाली जाती है, बजट खंगाला जाता है, नियम खंगाले जाते हैं, अवधि में कटौती की जाती है, बहुत सारी समस्या हम लोगों के सामने पैदा की जाती हैं, जिससे हम लोगों का क्या है, रिटायरमेंट के बाद आयु और स्वास्थ्य, बढ़ती आयु के कारण हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर होता है। दूसरा हमारा क्या है कि हमारी आर्थिक शक्ति भी कमज़ोर होती है। रिटायरमेंट के बाद हम लोगों की तनख्वाह आधी हो जाती है, जैसा कि आपको पता है। उसके बाद जिम्मेदारी परिवारों की कई जगह ख़त्म नहीं होती है, बच्चों का विवाह, एजुकेशन भी पूरा नहीं हो पाता है, जो भी कारण रहते हो। अब ऐसी स्थिति में हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं, भाई आप मत करिए, पेंशन दे रहे हैं तो पेंशन से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं जिनका आपने संविधान में खुद उल्लेख किया है, व्यवस्था दी है संविधान में, उसके अनुरूप हम लोगों को, हमारे मौलिक अधिकारों को, हमें संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति तो करें। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों की तरफ, क्योंकि हम लोग अब जिस आयु वर्ग में, आप भी जानते हैं, अभी हमारे पास 100 साल के पेंशनर भी हैं जो जिंदा हैं बेचारे, ठीक है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, हम लोग आपको साथ जुड़े रहें, आपको वोट देते रहें, तो कम से कम सरकार को ये सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि पेंशनर्स
वेलफेयर एसोसिएशन के आप प्रांताध्यक्ष हैं। जाहिर तौर पर आप जो पेंशन्स की समस्याएं हैं उनको लेकर हम आज बातचीत भी कर रहे हैं, कई सारे पॉइंट्स पर हमने बात की है। मूल रूप से यदि बहुत संक्षेप में, बहुत महत्वपूर्ण यदि हम 2-3 पॉइंट निकालें जो सबसे ज़रूरी है इस वक्त कि उनकी पूर्ति करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो कौन सी बातें जो सरकार हमारा पहला तो है कि ये महंगाई राहत को आप केंद्र के सामान से देना शुरू करें और जो हमारा बकाया है उसका भी भुगतान करें, क्योंकि हम जो आपने हमारा बकाया है उस पीरियड में हमने काफ़ी कष्ट भोगे हैं, अधिक आर्थिक कष्ट में रहे हैं। दूसरा हमारा ये है कि कम से कम हमें मेडिकल फैसिलिटीज़, कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। ये हमारा दूसरा मुख्य सरकार से निवेदन है कि इसकी पूर्ति करें। तीसरा, जैसा कि कहा कि हमारी जो अविवाहित पुत्री है, पेंशनर की मृत्यु के बाद विधवा पुत्री है, इनको दिया जाए। और जो भी हमारा बकाया है आप हमें समय से भुगतान कर दें। हम आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते, ना मांगने की इच्छा रखते हैं। बस हमें जो हमारे अधिकार है या आपको जो संरक्षण हमें देना है आर्थिक रूप से, जो आप दे सकते हैं, जो संविधान के अनुसार दे सकते हैं, वो दीजिए। बाकी हमारी कोई विशेष ऐसी मांग नहीं है। बाकी अब आपको मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद हम किशोर जा रहे हैं, किशोर जाना है, तो कब कौन कल चला जाएगा ये भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पेंशनर्स भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि 1 नवंबर 2000 से पहले के जो पेंशनर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिला के, वो लगभग 26,500 बच्चे हैं जो लाखों में थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में वो 19,500 हैं और 7,000 पेंशनर छत्तीसगढ़ में हैं 1 नवंबर 2000 से पहले के। अब 2000 में जो 60 वर्ष का था नेचुरल है, आज वो 85 वर्ष का होगा, क्योंकि 25 साल हो गए राज्य पुनर्गठन को। तो अब हम लोगों की आयु कितनी रहती है, एवरेज आयु कितनी है, हमारी आयु का भी ध्यान रखें कि जीते जी हम लोगों को ये सब लाभ मिल जाए। मरने के बाद दिए तो वो किसी काम के नहीं है। और एक विशेष हम सरकार से एक मांग भी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे कि पूरे इंडिया में सीनियर सिटीजन के कार्ड बन रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भी उसको शुरू किया जाए। अभी हमारे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू नहीं है, तो कम से कम उससे भी जो बेनिफिट मिलना है सीनियर सिटीजन्स को, तो वो भी लाभ हम लोगों को प्राप्त हो सके। इतना ही मेरा सरकार से अनुरोध है। बिल्कुल बिल्कुल आमोद जी, देखिए जो भी आपने समस्याएं बताई हैं, क्योंकि आप लगातार इस संगठन के साथ काम भी कर रहे हैं और एक लंबा समय आपने दिया है सर्विस सेक्टर में, तो उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है तमाम बातें जो हैं स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से, हमारी इस चर्चा के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमसे बातचीत करी, और आपके माध्यम से जितने भी पेंशन कर्मी हैं उनको यदि लाभ होगा तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ आज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना थे, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पेंशन कर्मी क्या चाहता है, एक लंबी सेवा देने के बाद वो चाहता है कि वो सुविधाएं उनको मिले जो शासन की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो दी जाने के बावजूद वो उनको उनका लाभ नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार हैं उम्मीद करते हैं ये पूरी चर्चा, ये सारे बिंदु, ये सारी समस्याएं जो हैं जल्द से जल्द इनका निराकरण करिए, क्योंकि किसी ने एक लंबा योगदान सर्विस सेक्टर में दिया है तो उनको समझने की ज़रूरत है। सीनियर सिटीजन के लिए जिस तरीके से वो कह रहे थे उनके कार्ड बनाए जाए, तो हमेशा सरकार सोचती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, लेकिन जो बीच की चेन है जो काम कर रही है, यदि वो प्रॉपर काम करेगी तो मुझे लगता है इन समस्याओं से भी बहुत जल्दी निपटा जा सकेगा। फिलहाल स्वदेश विशेष में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।